हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 26 की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे चल रही होगी। सो एसबीआई पीओ और आईपीएस पीओ की मेंस की क्लासेस हमने अब स्टार्ट की है, मेंस बूस्टर सीरीज, क्योंकि आपको प्रीलिम्स के साथ मेंस की भी जरूरत है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आ रहे थे कि मेंस की क्लासेस भी साथ में करवाओ। सो अब मेंस की क्लासेस भी आपके साथ में चलेंगे, क्वांट्स की भी एंड रीजनिंग की भी। वही शेड्यूल रहने वाला है आपका 9 AM का। एक दिन आपकी प्रीलिम्स की क्लास होगी, एक दिन आपके मेंस की क्लास होगी, ताकि आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक साथ लेकर चल सको। तो रेगुलरली क्लासेस चलने वाली है। इस क्लास को सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर तुमने अभी तक नहीं किया है तो। स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास डेटा सफिशिएंसी का। सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करो, इस डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो, फिर आप मेरा सोल्यूशन देखना इसमें, कि खुद से बनाना इसमें बहुत जरूरी है। और जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं ना, सबसे पहले आप उसी तरीके से क्या करो, पहले ओनली वन पे ट्राई करो, फिर ओनली टू पे ट्राई करो, फिर दोनों से ट्राई किया करो। यही सीक्वेंस में आपको एग्जामिनेशन में करना है। तो बनाओ इस क्वेश्चन को खुद से, वीडियो को पॉज करके। चलिए देखते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये दे रखा है कि 8% है सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। 8% है एक सर्कल के चारों तरफ बैठे हैं और सारे के सारे कह रहे हैं इनसाइड फेस कर रहे हैं। हमको हमें बताना है हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन बैठा है, ये हमको बताना है। ठीक है, 8% सबसे पहले स्टेटमेंट 1 से चेक करते हैं। अपने स्टेटमेंट 1 से चेक करते हैं तो हमें कहा गया कि 2% सिट बिटवीन एच और बी। 2% है देखो एच और बी के बीच में। ठीक है, एच और बी के बीच में 2% है। राइट और लेफ्ट अभी तक हमको नहीं पता है। एंड जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एच। जी क्या है? जी है अपने पास सेकंड टू द राइट में है अपने पास एच से। ठीक है, फिर क्या रखें, ओनली 1% सिट बिटवीन सी एंड ई। सी और ई के बीच में 1% है। राइट और लेफ्ट ये अभी तक हमें नहीं पता। एंड ए एंड ई आर इमीडिएट नेबर, और जो ए और ई है ये दोनों हैं, ये अपने पास इमीडिएट नेबर है। ठीक है, इतनी बात अपने को स्टेटमेंट 1 से पता है। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। उसमें हमें कहा गया कि 1% सिट बिटवीन जी एंड डी। जी और डी के बीच में 1% है। राइट और लेफ्ट से अपने को नहीं पता है, बट सी सिट अपोजिट टू एफ। सी जो है वो एफ का अपोजिट में बैठा है। एंड सी एंड डी जो है अपने पास वो इमीडिएट नेबर नहीं है, एक दूसरे के साथ नहीं बैठे, ये बात भी हमको पता है। ठीक है, सबसे पहले स्टेटमेंट 1 से चेक करते हैं क्या बन सकते हैं और कितना बना सकते हैं अपने। स्टेटमेंट 1 से चेक करूं तो एच से स्टार्ट करते हैं। अपने पास एच के सेकंड टू द राइट में अपने पास जी है। एच से 2% छोड़ के अपने पास बी है, किसी भी साइड आ सकता है बी, अपने पास यहां भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, राइट और लेफ्ट दोनों में आ सकता है। ठीक है, उसके अलावा मुझे एच सच कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि मेरे को एक तो ए की कंडीशन नहीं पता, ए के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन है, मुझे यहां से कोई कंडीशन नहीं मिल रही है। पॉसिबिलिटी जरूर बन रही है, लेकिन पॉसिबिलिटी के आगे भी कोई कंडीशन नहीं बन रही है। मैं बी को जहां पर भी रख दूं, क्योंकि बी से आगे कोई लिंकअप है ही नहीं मेरा। तो स्टेटमेंट 1 से तो अपना आंसर नहीं आ रहा है, अपने को पता है। स्टेटमेंट 2 में देख लेते हैं। स्टेटमेंट 2 में तो ऑलरेडी अपने को कुछ पता ही नहीं है, ना तो अपने को ए पता है ना ही अपने को कुछ पता है। ए तो हमें कम से कम पता होना चाहिए ना, तब पता चलेगा ए के सेकंड टू द लेफ्ट में क्या है। स्टेटमेंट बी से भी अलोन से आंसर नहीं आएगा, इन दोनों स्टेटमेंट को एक साथ ही करके देखना पड़ेगा हमें। इन दोनों को एक साथ रख के देखते हैं। जी और डी के बीच में 1% का गैप है, तो 1% के गैप पे अपने पास डी यहाँ पे अपने को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डी के साथ सी नहीं है अपने पास, डी के साथ ना तो सी यहाँ पर है ना ही सी इस पोजीशन पे है, और सी के अपोजिट में अपने पास एफ है, ये बात भी अपने को पता है। ठीक है ना, तो इसकी एक कंडीशन और बनती है, वो भी साथ में बना लेते हैं अपने। एच डी एन जी, सी के अपोजिट में एफ है अपने पास, इसका मतलब सी यहाँ हो सकता है उसके अपोजिट में एफ, या फिर अपने को सी यहाँ देखने को मिल सकता है, उसके अपोजिट में अपने को एफ यहाँ देखने को मिलेगा। चले, हाँ, एक चीज अपने को और बताई गई थी, एच और बी के बीच में 2% का गैप है। ठीक है ना, एच के लेफ्ट से 2% छोड़ के नहीं आता, राइट से 2% छोड़ के बी आएगा। सेकंड कंडीशन अपने पास एच से लेफ्ट में 2% छोड़ के बी आ जाएगा अपने पास। ठीक है, ए का इमीडिएट नेबर ई है, ये बात भी हमको बता दी। अब देखो सेकंड कंडीशन में अपने पास ए और ई यहाँ पर आएंगे इस कंडीशन में, लेकिन कहीं पर भी ए और ई जो है अपने को इमीडिएट नेबर नहीं मिल सकता। इसका मतलब जो सेकंड कंडीशन थी ये अपनी रॉन्ग है, फर्स्ट कंडीशन थी यही अपनी सेट बैठेगी, क्योंकि सी से 1% छोड़ के आ जाएगा ई, और ई का इमीडिएट नेबर ए, ये कंडीशन अपनी राइट हो जाती है। इसका मतलब यानी ए के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन बैठा है, डी। लेकिन ये पता करने के लिए हमें स्टेटमेंट 1 भी चाहिए, स्टेटमेंट 2 भी चाहिए, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर सफिशिएंट। नेसेसरी ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर। गॉट इट। इसी तरह आपको एग्जामिनेशन में चेक करना है, स्टेटमेंट 1 भी चेक करनी है, स्टेटमेंट 2 भी चेक करनी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन से, उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाओ, वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। इसमें हमें बता रखा है कि 7% है बोर्न इन डिफरेंट डेज और सेम वीक।
7 पर्सन है, डिफरेंट डिफरेंट डेज पे बोर्न हुए अपने पास, मंडे टू संडे ये सीक्वेंस है अपने पास। हमें बताना है इमीडिएट आफ्टर यू के कौन बोर्न हुए, ठीक है। तो अपने पास 7 कंडीशन डेज अपने पास इसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे, ठीक है। सबसे पहले हमें क्यू के बारे में बता रखा है, क्यू वाज बोर्न 3 डेज बिफोर वी। यहां अगर नोट करते हैं, क्यू वाज बोर्न 3 डे बिफोर वी। वी के बारे में बताया गया, वी वाज बोर्न आफ्टर फ्राइडे। वी जो है फ्राइडे के बाद में बोर्न हुआ है, तो फ्राइडे के बाद वी या तो सैटरडे को बोर्न होगा या फिर वी संडे को बोर्न होगा, और उसके 2% प्लेसेस छोड़ के ऊपर अपने पास आ जाएगा क्यू, यानी थर्सडे पे आ जाएगा अपने पास। फिर क्या रहेगा, पी वाज बोर्न 2 डेज बिफोर पी। पी जो है वो क्यू से 2 डेज बिफोर हुआ, बोर्न हुआ, ठीक है। एंड एस वाज बोर्न इमीडिएटली आफ्टर आर। एस जो है वो आर के जस्ट आफ्टर ही बोर्न हुआ, इमीडिएटली आफ्टर आर, आर के बाद हुआ, तो इसका फर्स्ट में आता देगा प्लस आर और एस, सेकंड में यहां देगा अपने पास आर और एस। यही एक कंडीशन बचती थी अपने पास आर और एस को बिठाने की। फिर हमें कहा गया यू वाज बोर्न 2 डेज आफ्टर टी। यू कब बोर्न हुआ, 2 दिन बाद टी के, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में तो यू यहां आएगा और टी यहां आएगा, लेकिन ये 2 दिन बाद तो है नहीं अपने पास, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारी राइट है, और इससे हमें आंसर मिल रहा है कि यू के इमीडिएटली बाद कौन बोर्न हुआ, क्यू बोर्न हुआ। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 अलोन से मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब स्टेटमेंट 2 से स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट 2 में कहा गया आर वाज बोर्न बिफोर वेडनेसडे। आर वेडनेसडे से पहले बोर्न हुआ था, यानी आर या तो ट्यूसडे को बोर्न होगा या फिर आर मंडे को बोर्न होगा। एंड ओनली 1 पर्सन बोर्न बिटवीन आर एंड यू। आर और यू के बीच में एक ही पर्सन बोर्न हुआ है। पी वॉज बोर्न 2 डे आफ्टर यू। तो पी अपने पास कहां है, 2 डे आफ्टर में यू से, ठीक है। एंड वी वॉज बोर्न इमीडिएटली बिफोर क्यू। तो जो वी है अपने पास वो क्यू से इमीडिएटली बिफोर है। अब फर्स्ट कंडीशन में देखो, वी जो है वो क्यू के इमीडिएटली बिफोर है। क्या मेरे पास फर्स्ट कंडीशन के अंदर कहीं पे भी जगह मिल रही है वी को क्यू से जस्ट पहले बिठाने की? कहीं पॉसिबिलिटी नहीं है। सेकंड में मेरे पास पॉसिबिलिटी बनती है वी को जस्ट क्यू से पहले बिठाने की। एंड ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड टी। तो क्यू और टी के बीच में 2 पर्सन बैठे अपने पास, एक पर्सन जो बच जाएगा वो अपने पास यहाँ पर आ जाएगा। इससे हमारा आंसर आ जाएगा इमीडिएटली आफ्टर यू के बाद कौन बैठा है अपने पास, ठीक है। इसे अपना आंसर आ रहा है। तो स्टेटमेंट 2 अलोन से भी हमारा आंसर आ रहा है। अब कुछ लोग इसमें कहेंगे कि स्टेटमेंट 1 से तुम्हारा आंसर क्यू आ रहा था, स्टेटमेंट 2 से अपना आंसर टी आ रहा था। ये पॉसिबिलिटी है कि आपका आंसर अलग अलग आए, बट आपका वो आंसर आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टेटमेंट 1 में या स्टेटमेंट 2 में 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, दोनों ही सही हो रही है, वो उस कंडीशन में रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। समझ आई आपको बात? तो इसलिए हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ईदर स्टेटमेंट 1 अलोन एंड स्टेटमेंट 2 अलोन आर सफिशिएंट। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ब्लड रिलेशन का। वीडियो को पॉज करो, इस डेटा सफिशिएंसी के ब्लड रिलेशन को ध्यान से बनाओ। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को अड़ता है, और एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल का आपको देखने को मिलता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से करो। वीडियो को पॉज करके खुद से बनाओ पहले इसको जरूर। इसमें हमारे पास दे रखा है कि 7 मेंबर्स हैं अपने पास इन फैमिली, एंड देयर आर 2 मैरिड कपल्स, एंड ईच मैरिड कपल हैज एटलीस्ट 1 चाइल्ड। 2 मैरिड कपल हैं अपने पास, और हर मैरिड कपल का अपने पास एटलीस्ट एक चाइल्ड तो है ही अपने पास, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं स्टेटमेंट 1 में अपने क्या रखे। स्टेटमेंट 1 में क्या रखे, पी जो है अपने पास फादर इन लॉ है टी का। पी जो है अपने पास ये फादर इन लॉ है अपने पास टी का, और यू जो है अपने पास, यू इज द सन ऑफ एस। यू जो है वो एस का सन है। एंड एस अपने को देखने को मिलता है एस मैरिड है पी का, ठीक है। इसका मतलब एस भी अपने पास फीमेल आ जाएगा, क्योंकि पी का जेंडर अपने को ऑलरेडी पता है अपने पास, ठीक है ना। एंड वी इज द ब्रदर ऑफ आर। वी क्या है, वी अपने को पता है कि ये आर का ब्रदर है, आर डॉटर है क्यू की। एंड क्यू हैज ओनली 1 सिबलिंग। क्यू का सिर्फ एक ही सिबलिंग है, मेल फीमेल अभी तक हमको नहीं पता। ये इतनी इन्फॉर्मेशन अपने को स्टेटमेंट 1 में दे रखी है। इसे बनाने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले एस से बनाते हैं अपने पास। एस मैरिड है पी से, एंड उसका एक चाइल्ड है यू, ठीक है। अब पी का देखो, पी जो था फादर इन लॉ था टी का, इसका मतलब पी का या तो कोई डॉटर इन लॉ होगा या फिर कोई सिस्टर इन लॉ होगा, यही अपने को देखने को मिलता है। इसका मतलब टी को या तो मैं यू से मैरिड भी बना सकता हूँ, या हो सकता है पी का कोई एक और सन भी हो, वो यू से मैरिड हो, या कोई डॉटर हो वो यू से मैरिड हो। दोनों पॉसिबिलिटी अपने पास ओपन है, अभी तक अपने पास क्लोज नहीं कर सकते। इस पॉसिबिलिटी को अपने को और बिठाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं क्यू को फर्स्ट जनरेशन बनाता हूँ, सपोज करना है इस बात को, क्यू भी मैरिड है, इसका मतलब क्यू से यहाँ पे अपने पास 1% और मिलेगा। अगर मैं क्यू को फर्स्ट जनरेशन में बनाता हूँ, तो देखो कितने पर्सन बनते हैं अपने पास, क्यू और क्यू का मैरिड प्लस क्यू का सिबलिंग, 3 तो ये बन जाएंगे, 2 ये बन जाएंगे, 4 5 ये हो गए, 5 और 3 यहाँ से बन जाएंगे अपने पास 8, प्लस अपने को पी का एक टीवी बनाना है, हमारे पास तो 7 ही पर्सन है। इसका मतलब क्यू फर्स्ट जनरेशन में अपने को नहीं देखने को मिल सकता। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है ना।
अब बनाते हैं इसको, क्यू बन सकता है अपने पास यहाँ पर, ठीक है, कोई चाइल्ड हो अपने पास, ठीक है ना, तभी अपने पास सिबलिंग बनेगा क्यू का, जो कि यू हो जाएगा। एंड ये मैरिड है अपने पास टी से, ठीक है। और क्यू का अपने पास एक सन है, एक डॉटर है आर, एंड आर का जो सिबलिंग था अपने पास वी। अब हमें पूछा है कि हाउ इज आर रिलेटेड टू यू, आर यू से बन रहा है अपने पास, आर जो अपने पास नीज है यू की, यानी स्टेटमेंट 1 से अपने पास आंसर आ रहा है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की। स्टेटमेंट 2 में अपने को क्या क्या दे रखे हैं, देखिए स्टेटमेंट 2 में सबसे पहले हमें कहा है टी इज द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ यू, टी जो है ये ओनली सिस्टर इन लॉ है अपने पास यू की, ठीक है। एंड एस हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, एस के क्या है 2 बच्चे हैं अपने पास, एंड एस जो है वो मदर इन लॉ है अपने पास टी की, ठीक है। एस के अपने पास ओनली 2 चिल्ड्रन है, एंड एस मदर इन लॉ है टी की, इसमें से किसी एक चाइल्ड को मैरिड है अपने पास टी से, ठीक है ना, इतनी बात समझ आ गई अपने को। और टी सिस्टर इन लॉ भी था यू की, तो इसका मतलब टी का जो जेंडर है वो फीमेल है अपने पास। एंड क्यू इज द सन ऑफ पी, क्यू अपने को क्या रखे, क्यू जो है ये सन है पी का, ठीक है। एंड फादर है वी का, क्यू क्या, क्यू फादर है अपने पास वी का। और पी जो है ये मैरिड है अपने पास एस से, पी जो आ गया ये अपने पास मैरिड हो गया एस से। एंड एस इज द ग्रैंड फादर ऑफ आर, पी के साथ में पी क्या होगा, पी इज द ग्रैंड फादर ऑफ आर, पी जो क्या अपने पास पी ग्रैंड फादर है किसका, आर का ग्रैंड फादर है पी। एंड यू इज नॉट मैरिड, यू मैरिड नहीं है अपने को ये पता है। चलिए इसको यहां बनाते हैं, जितना भी अपने से बन सकते हैं। सबसे पहले तो एस के बारे में अपने को पता है, एस मैरिड है पी से, ठीक है। पी के 2 चाइल्ड हैं, एक चाइल्ड उसका मैरिड है टी से, एंड टी का जेंडर फीमेल है, ठीक है। यू जो है वो मैरिड नहीं है, ये बात हमको पता है। और टी सिस्टर इन लॉ है यू की, इसका मतलब यू जो है वो टी का जो हस्बैंड होगा उसका सिबलिंग आ जाएगा अपने पास यू, ठीक है ना, इतनी बात अपने को पता है। और जो मैरिड है सिर्फ उन्हीं के अपने को पार्टनर है, ये बात भी हमें अच्छे से पता है। इसका मतलब पी का जो एक चाइल्ड है अपने पास क्यू, एंड क्यू का जो है अपने पास वी चाइल्ड, ठीक है। एंड पी का एक और पी जो है वो ग्रैंडफादर था किसका, आर का। अब यहां से मेरे को ये तो पता चल गया 7 मेंबर तो कंप्लीट हो गए, लेकिन क्या कहीं से भी मेरे को आर का साइन पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि आर मेल है या फीमेल। जब तक पता ही नहीं चलेगा मैं कैसे कह सकता हूँ आर इज रिलेटेड टू यू, आर यू का नीस भी हो सकता है, आर यू का नेफ्यू भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी ओपन है हमारे पास। तो यानी इसका मतलब स्टेटमेंट सेकंड से मैं ये आंसर नहीं दे सकता, ओनली स्टेटमेंट 1 से ही मेरा आंसर आ रहा है। तो मेरा आंसर हो जाएगा ओनली स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट। गॉट इट, समझ आया आपको। इसी तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, हर स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ के चलना है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मशीन इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को ढंग से बनाओ। लास्ट ईयर भी आपको एसबीआई पीओ में ये देखने को मिला था, और इस साल भी पूरी पूरी चांसेस है आपको एसबीआई पीओ मेंस या आईपीएस पीओ मेंस में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। सिंपल लॉजिक है, कोशिश करो खुद से सोचने का ट्राई करो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, नंबर्स के साथ खेलो, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। और एक करने लायक क्वेश्चन है, इसके कॉन्सेप्ट या इसके लॉजिक ऐसा नहीं है कि जिसको आप सोच ना पाओ या बहुत टाइम लग जाए आपको सोचने में। तो इसको ध्यान से करो, एक एक नंबर को सोच के देख लो। तो वीडियो को पॉज करके 2 मिनट का टाइम लगाओ इस पे खुद, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है 67 से 45, 78 से 26, 78 और 26। तो 67 और 45 इससे अपने पास बन गया 22। 67 से 45 से 22 कैसे बन सकता है, देखो और 22 तो 7 6 13 ये हो सकते हैं, 5 4 9 हो सकते हैं, ठीक है। 13 और 9 22, ये कंडीशन बन सकती है। पर सेम ही लॉजिक अपना अगले में भी काम आना चाहिए। 15 ये हो जाएगा, 9 ये हो जाएगा, ठीक है। 15 और 9 कितना हो जाता है अपने पास, 15 और 9 24 होता है, लेकिन यहाँ तो 23 बन रहा है। इसका मतलब नंबर डिजिट्स का नंबर करके ऐड करने से अपने पास ये तो आंसर नहीं आ रहा, ये लॉजिक तो अपना गलत है, ठीक है ना। और कौन सा लॉजिक होता है, 7 6 42 कर सकते हैं और 5 चौक 20 कर सकते हैं। इसमें 42 में से 20 गया 22, ये आ सकता है अपने पास एक लॉजिक। इसमें करते हैं 8 7 56 और 6 दूनी 12, लेकिन इसमें अपने पास लॉजिक नहीं बैठ रहा, ये अपने पास बन रहा है 44, यहाँ आ रहा है 23। इसका मतलब मल्टीप्लाई करने से भी नहीं आ रहा, कुछ और सोचना पड़ेगा इसमें अपने को, ऐसे भी नहीं आ रहा। चलिए अब दोनों बॉक्सेस का हमने इंडिविजुअली देख लिया, अब एक दूसरे बॉक्स में देखते हैं, ठीक है। 6 से 4 को ऐड करते हैं, ये होता है 10, और 7 to 5 कर लेते हैं, ये होता है अपने पास 12। तो 10 और 12 22 ये आ रहा है, ठीक है। 7 और 2 होता है अपने पास 9, ठीक है। 8 और 6 होता है अपने पास 14। तो 9 और 14 23, ये भी अपने पास बन रहा है। एक और चेक कर लेते हैं इसमें, 6 और 1 हो जाता है अपने पास 7, और 7 और 5 हो जाता है 12 19, ये भी आ रहा है। ये लॉजिक अपने पास बेस्ट है। फर्स्ट कॉलम का अपने पास ये डिजिट 6 को करें 4 से ऐड, फर्स्ट डिजिट से, और 7 को करें 5 से ऐड, और उसके बाद टोटल करके लिख दो। स्टेटमेंट स्टेप 1 अपने पास यहां से निकल जाएगा। स्टेप 1 का लॉजिक आपको समझ में आया।
आपको इसी सीक्वेंस में ही लॉजिक फाइंड करना है, ऐसे नहीं कि पहले देखती बार आपको समझ आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हर लॉजिक को लगाकर देखना पड़ेगा, फिर आपको समझ आएगा कि आपका क्वेश्चन बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। ठीक है ना। अब सेकंड में देखते हैं अपने, 22 से 23 हो गया, 23 का 45 निकल गया। ठीक है, इससे अपने 45 कैसे निकाल सकते हैं, 22 और 23 को ऐड कर दिए, एक तो 45 ये बन जाता है, लेकिन आगे 23 और 19 को ऐड करते हैं अपने, तो इसमें 168 नहीं बनता अपने पास यहाँ से, तो कुछ और सोचना पड़ेगा, ऐड करके तो काम चल नहीं रहा है अपने पास यहाँ से। ठीक है, तो अपने और क्या कर सकते हैं, 23 2 4 और 3 5 5 गिविंग तो 4 चौक 16 और 5 5 25, इसको ऐड करते हैं 6 5 11 2 3 4 41, ये भी नहीं बन रहा अपने पास, मल्टीप्लाई करके भी नहीं बन रहा। पूरी को अगर मैं स्क्वायर कर दूं, सिंगल सिंगल डिग्री से पूरी को करता हूँ, ये होता है 484 का स्क्वायर, ये रहता है अपना 529 का स्क्वायर, तो 529 में से ये प्लस होते हैं 5 एंड 4 44, यानी दोनों का मैंने स्क्वायर किया, उसके बाद उसका जो डिफरेंस निकला वो डिफरेंस मिल रहा था अपने को 45, एक ये लॉजिक तो मिल रहा था 45। आगे चेक करते हैं अपने, 23 का होता है अपने 529, 529 होता है, हाँ 529, 19 होता है 361, तो ये तो 361, इसको लेस कर देते हैं अपने पास, ये रहता है अपना 168, ये भी आ रहा है अपने पास, इसको दोबारा देखते हैं, 19 होता है 361, ये होता है 225, तो ये बनता है अपने पास 136, ये बन रहा है अपने पास, यानी कि दोनों जो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर करके जो डिफरेंस देखने को मिलता है वही अपने पास स्टेप 2 है। करेक्ट, इतना आपको समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट से, नेक्स्ट स्टेप देखो 45 168 एंड 136, हो इसमें हो सकता है कि हमारे पास पहले दो दो जो कॉलम है उसको यूज किया होगा, फिर दो कॉलम है उसको यूज किया हो, तभी अपने पास 3 से 2 बनेंगे। लेकिन जब मैं ये देखता हूँ 45 और 168 बहुत बड़ा बड़ा नंबर है, और हमारे को एक ही अल्फाबेट चाहिए, एक्स, सिर्फ एक अल्फाबेट चाहिए, लेकिन इतने बड़े बड़े नंबर से, ठीक है ना, एक्स का नंबर भी मेरे को पता है 24 होता है, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे अपने को 24 लाना है, या फिर अपने को एक्स का अपोजिट लाना पड़ेगा, ठीक है ना, सी बनाना पड़ेगा, 3 बन जाए या तो यहाँ पे कहीं पे, इस तरह से अपने को सोचना पड़ेगा। तो 45 और 168 लेस तो हो नहीं सकता, मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, स्क्वायर करके भी नहीं बन सकता, इसमें कुछ ऐड पे ही कुछ करना पड़ेगा अपने को। इसको ऐड कर लेते हैं अपने, ये तो है 5 4 9, और इसको ऐड कर लेते हैं अपने पास, ये हो जाता है अपने पास 15, 15 और 9 24, एक तो ये बन रहा है अपने पास। ठीक है, इसमें देखते हैं 15 तो ये हो गया अपने पास, और 6 और 4 10, ये हो गया 25, तो 25 का बन गया अपने पास वाई, यानी कि सभी डिजिट्स को अपने ने ऐड कर दिया, फर्स्ट कॉलम और सेकंड के, और फिर सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के सभी डिजिट्स को ऐड कर दिया, तो अपने पास आ गया इसमें वाई। ठीक है, सिंपल था, इसमें भी कुछ ज्यादा था। और लास्ट अपने पास 1 बचता है, 24 माइनस 25 1 1 बनता है। आपका स्टेप 3 भी कंप्लीट हो गया, स्टेप 4 भी कंप्लीट हो गया। कोई उसके अंदर कुछ वैसा नहीं था कि आप सोच नहीं सकते हो, बिल्कुल सिंपल था, और एग्जाम में कभी ऐसा नहीं आता जो आप कभी सोच ही ना पाओ, कुछ भी ऐसा बना कर दे दे, इस तरह का नहीं आता। वही आएगा जो आपके विद इन द लिमिट्स होगा, आपने वो पढ़ रखा होगा मुझसे, और रेगुलरली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, रेगुलरली क्लासेस दो, आपको हर रोज ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसका अपने बनाते हैं, अपने को नेक्स्ट इनपुट दे रखे हैं, अभी इस इनपुट को आप वीडियो को पॉज कर खुद से बनाओ, सेम लॉजिक पे बनेगा आपसे। इस इनपुट को आप खुद से बनाते हैं। सबसे पहले अपना स्टेप 1 है, स्टेप 1 में अपने ने क्या किया था, इन दोनों को ऐड करते हैं, 5 और 4 अपने पास 9, और 8 और 9 11, यहाँ तो आ गया था अपने पास 20। ठीक है, तो इसको क्या था अपने ने, 8 और 6 होते हैं 14 और 15, तो यहाँ आया था अपने पास 29, फिर आया था अपने पास ये 11 और 5 और 2 7, यानी कि यहाँ पे आ गया था अपने पास 18। ठीक है ना, फिर ये आ गया था अपने पास 4 और 9 अपने पास आ गया था 13, ये आ गया स्टेप 1। स्टेप 2 में अपने ने क्या किया, इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर में जो डिफरेंस था वो अपने ने लेस कर लिया था, तो इसका था अपने पास 400, और इसका अपने पास होता है 29 होता है 841। ठीक है ना, तो यहाँ डिफरेंस आया था अपने पास 441 का। ठीक है, तो यहाँ था अपने पास 841, 18 होता है 324, तो ये डिफरेंस मिला था अपने को यहाँ से 517 का, और 13 होता है 169 का। ठीक है ना, इसमें से 169 लेस कर देते हैं अपने पास, यहाँ से बन जाता है अपने पास 155 का, यही बनता है अपने पास नंबर। ठीक है, उसके बाद अपने स्टेप 3 में क्या किया था, इन सबके डिजिट्स को ऐड कर लिया था। ठीक है ना, सबके डिजिट्स को ऐड करके लिख दिया था, ये था अपने पास 4 8 और एक 9 था, इसका डिजिट है, इसको ऐड करा 7 5 12 और 13, ये था अपने पास 5 10 और 11, यानी 9 और 13, 9 और 13 को ऐड करते हैं 22। ठीक है ना, 22 पे क्या आया था अपने पास v। ठीक है, और ये बन जाता है अपने पास 24।
हाँ ये बनता है 24, ये 24 बनता है अपने पास x, ठीक है। तो इसमें अपना डिफरेंस देख लेते हैं, अपने पास ये था अपने पास 22 और 24 2, यहाँ आ जाएगा अपने पास b, ये था अपने पास स्टेप 4। इतना सा क्वेश्चन था आपके पास, ये आपको बनाना था। आई होप आपने खुद से बना लिया होगा, और अगर आपको नहीं बनाना आया, आपको अभी भी सोचने में दिक्कत हो रही है, या आपको लग रहा है कि अभी तो और प्रैक्टिस की जरूरत है, तो रेगुलरली क्लासेस को फॉलो करो, आपको जरूर देखने को मिलेगा। ओके, चलते हैं ऐसे क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं सम ऑफ द फर्स्ट टू नंबर फ्रॉम राइट हैंड इन स्टेप 2। स्टेप 2 में जो राइट हैंड से दो नंबर इनको ऐड कर रहे हैं, ये था 7 5 12 7 और 662 672। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर कहा है हाउ मेनी नंबर 10 फॉर्म विल बी मल्टीपल ऑफ 8 इन स्टेप 1। स्टेप 1 में 8 से मल्टीपल वाले कितने नंबर थे अपने पास? स्टेप 1 में 8 से मल्टीपल वाला तो अपने पास कोई नंबर भी नहीं था 8 से, तो अपना आंसर हो जाएगा नन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है आपके लिए हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। इस पजल को ध्यान से बनाओ, 4 मिनट का टाइम है आपके पास। जितनी पॉसिबिलिटी बनती है, 2 पॉसिबिलिटी 3 पॉसिबिलिटी जरूर बनाना, पॉसिबिलिटी को स्किप मत करना। अगर स्किप कर देते हो तो वहीं आपकी पजल रह जाएगी। ठीक है, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, पहले खुद से बनाओ फिर मेरा सोल्यूशन देखना। इसमें हमें क्या रखा है कि अपने पास 8 पर्सन है, सिट अराउंड रेक्टेंगुलर टेबल। एक रेक्टेंगुलर टेबल के चारों तरफ 8 पर्सन बैठे हैं, सच अ वे दैट 1 पर्सन सिट इन ईच कॉर्नर ऑफ व्हाइल 1 पर्सन सिट इन ईच मिडल ऑफ द साइड। 8 पर्सन है अपने पास, 4 कॉर्नर पे बैठे हैं, 4 अपने पास मिडल में बैठे हैं। सारे के सारे अपने पास ये कह रहे हैं कि इनसाइड फेस कर रहे हैं, और हर पर्सन अलग अलग लैंग्वेज को बोल देता है, ठीक है ना। बट इसमें एक लाइन और देगी, कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेटिकली नेम नंबर आर नॉट सिटिंग एडजस्टेंट टू ईच अदर। यानी अपने पास जो कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट है, यानी ए जो है वो बी के साथ नहीं बैठेगा, बी ना तो ए और ना ही सी के साथ बैठेगा। इस बात का अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अपने यहाँ पे बना लेते हैं एक रेक्टेंगुलर टेबल, 2 पॉसिबिलिटी के साथ स्टार्ट कर लेते हैं पजल को। ठीक है, 8 पर्सन है और सभी के सभी अपने पास इनसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें कहा गया कि 2 पर्सन सीट बिटवीन डी एंड 1 हु लाइक तमिल, वेयर डी डज नॉट सिट एनी कॉर्नर ऑफ टेबल। यानी डी किसी भी कॉर्नर पे नहीं बैठा, कॉर्नर पे नहीं बैठा, इसका मतलब डी अपने पास सेंटर में बैठेगा, ठीक है। और 2 पर्सन है अपने पास डी और तमिल के बीच में। तमिल अपने पास लेफ्ट में भी आ सकता है तमिल, एंड तमिल अपने पास 2 पर्सन छोड़ के राइट में भी तो आ सकता है तमिल, ठीक है ना, किसी भी साइड बैठ सकता है। फिर एच के बारे में कहा गया एच सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, ठीक है। एच जो है वो डी के सेकंड टू द राइट में है, ठीक है। एंड बोथ ई एंड बी फेसिंग ईच अदर। जो ई और बी है ये दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं दोनों ई और बी। फिर कहा गया द वन हु स्पीक तेलुगु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। जो तेलुगु स्पीक करता है वो सेकंड टू द लेफ्ट में है अपने पास ई से, यानी ई के सेकंड टू द लेफ्ट में है तेलुगु, ठीक है। फिर कहा गया द वन हु स्पीक मराठी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु स्पीक उर्दू, ठीक है। जो मराठी बोलता है वो थर्ड टू द राइट में है किसके? जो उर्दू बोलता है, ठीक है। वेयर नीदर ऑफ देम सिट एडजस्टेड टू वन तेलुगु। यानी उर्दू और मराठी जो है वो तेलुगु के साथ नहीं बैठेंगे, समझ आइए आपको। जहां पर भी तेलुगु होगा, तेलुगु जहां पर भी होगा, उसके जो इमीडिएट नेबर होंगे दोनों दोनों, ये इमीडिएट नेबर ना तो उर्दू होंगे, ना ही ये इमीडिएट नेबर अपने पास मराठी होंगे। ये कंडीशन हर हाल में ध्यान रखनी है, यही सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है इस पजल की, ठीक है। फिर हमें कहा गया ई नीदर स्पीक उर्दू नॉट सिट एडजस्टेंट टू डी। यानी ई जो है वो जी के साथ नहीं बैठता, और ई जो है वो उर्दू भी नहीं बोलता, ठीक है। एंड एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन द वन हु स्पीक तमिल और मराठी। जितने भी लोग तमिल और मराठी के बीच में बैठे हैं, सेम उतने ही लोग अपने पास एफ और सी के बीच में भी बैठेंगे। राइट लेफ्ट ये बात हमें नहीं मेंशन की गई है, ये हमें खुद से देखना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। फिर कहा गया द वन हु स्पीक फ्रेंच फोर्थ टू द राइट ऑफ ए। जो फ्रेंच स्पीक करता है वो ए के फोर्थ टू द राइट में है, फ्रेंच स्पीक करता है वो ए के फोर्थ टू द राइट में है। और ए के बारे में कहा गया हु सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन हु हिंदी। ए जो है वो हिंदी जो स्पीक करता है उसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा। इतनी कंडीशन अपने को दे रखी है, इतनी कंडीशन आई होप आपको समझ आ गई हो। अब इस कंडीशन को एक एक करके अपने पजल में बिठाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कहां से स्टार्ट करें? ई और बी से स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले ई और बी एक दूसरे के अपोजिट में बैठे हैं, लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि कंडीशन में एक ये भी दे रखी है कि कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेटिक नंबर जो है वो एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते, ठीक है ना। यानी ई और बी को बिठाना है। अब फर्स्ट कंडीशन देखो, ई और बी एक दूसरे के अपोजिट कहां बैठते हैं? एक तो ये होता है अपोजिट,
एक अपोजिट ये हो सकता है, दो ही जगह एक दूसरे के अपोजिट बैठने की, लेकिन ई ना तो यहाँ आएगा ना यहाँ पर आएगा। क्यों नहीं आएगा यहाँ पर? यहाँ पर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेटिक वाले नंबर एक साथ नहीं बैठते। ई और डी कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट है, इसका मतलब ई इन दोनों कंडीशन में से कहीं पर भी नहीं आ सकता। समझ आइए आपको? ई अपने पास कहाँ कहाँ आ सकता है? ई अपने पास यहाँ आ सकता है और इस कंडीशन में ई अपने पास यहाँ आ सकता है। ये दो कंडीशन बनती है। सेकंड में चेक कर लेते हैं अपने पास ई कहाँ पर आ सकता है। ठीक है, डी के साथ ई नहीं आ सकता, मैंने आपको समझाया ई की दो ही कंडीशन बचती है, एक ये और एक ये। लेकिन हमें ये भी पता है ई के सेकंड टू द लेफ्ट में तेलुगु है। अगर मैं ई को यहां बिठा देता हूं तो ई के सेकंड टू द लेफ्ट में तो ऑलरेडी तमिल बैठा है, तेलुगु नहीं आ ही नहीं सकता। इसका मतलब इस कंडीशन में तो ई की हमारे पास एक ही जगह बचती है, ये जगह। अब आएगा ई के सेकंड टू द लेफ्ट में आएगा अपने पास तेलुगु, ई के अपोजिट में आएगा बी। लेकिन फर्स्ट के अंदर अपने पास दो पॉसिबिलिटी बनती है, इस वजह से अपने को एक और पॉसिबिलिटी यहां पर क्रिएट करनी पड़ेगी फर्स्ट की वजह से। ये हो जाएगा अपने पास डी एच एंड तमिल। ठीक है, अब देखो एक बार ई आ जाएगा अपने पास तमिल पर, एक बार ई आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, ई के अपोजिट में आ जाएगा अपने पास बी, एंड ई के सेकंड टू द लेफ्ट में मेरे को जो देखने को मिल जाएगा वो मेरे को मिल जाएगा ई के सेकंड टू द लेफ्ट में तेलुगु। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास तेलुगु। ये बताओ कि ये कंडीशन आपको समझ में आई ई और बी की, क्यों इसमें तीसरी पॉसिबिलिटी की जरूरत पड़ गई थी आपको? ठीक है, अब हमें एक बात और कही थी कि उर्दू के जो थर्ड टू द राइट है वो मराठी बैठा है, उर्दू से थर्ड टू द राइट है मराठी बैठा है, लेकिन ना तो उर्दू और ना ही मराठी तेलुगु के साथ बैठे, ना तो उर्दू और ना ही मराठी तेलुगु के साथ बैठे, ये बात हमको पता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में चेक करो, देखो तेलुगु ये रहा अपने पास, मतलब उर्दू और मराठी यहाँ नहीं आएंगे, उर्दू और मराठी यहाँ पर नहीं आएंगे, ये दो कंडीशन पे उर्दू और मराठी में से कोई भी नहीं आ सकता। उसके अलावा सिर्फ एक ही ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है जिसमें दो कंडीशन हो बीच में उर्दू और मराठी को बिठाने की, कि मेरा यहाँ पर तो आ जाए उर्दू और यहाँ पे मेरा आ जाए मराठी। उसके अलावा आप कहीं पर भी चेक कर लो, आपको 2% के गैप पे उर्दू और मराठी की ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं मिलती, मिलती है तो तेलुगु के साथ बैठ मिलती है, वो हम बिठा नहीं सकते। ठीक है ना, इसलिए अपने पास यहां पर आ जाएगा उर्दू और यहां आ जाएगा अपने पास मराठी। करेक्ट, समझ आ गया इतनी आपकी बात? चलें आगे सेकंड पे, पजल पे, सेकंड पॉसिबिलिटी पे। सेकंड में तेलुगु है, यानी उर्दू और मराठी अपने को यहां पर नहीं देखने को मिल सकता, तो उर्दू और मराठी कहां मिलेगा? यहां मिलेगा अपने पास उर्दू, दो प्लेस के गैप पे छोड़ के अपने पास बी पे आ जाएगा मराठी। ठीक है, थर्ड में देख लेते हैं अपने पास, तेलुगु के साथ यहाँ पे उर्दू नहीं आ सकता, यहाँ पे मराठी नहीं आ सकता अपने पास। ठीक है ना, तो अपने पास कहाँ आता है? ई पे बिठाते हैं अपने पास, तो एक दो छोड़ के उर्दू, एक तो ये भी एक और है ना, एक दो छोड़ के अपने पास उर्दू और मराठी यहाँ आ सकता है, या अगर मैं इसको यहाँ बिठाता हूँ तो एक दो छोड़ के उर्दू और मराठी यहाँ आ सकता है। यहाँ पे अपने को दो पॉसिबिलिटी दिख सकती है, लेकिन उर्दू ई पे नहीं आ सकता, इसका मतलब उर्दू यहाँ पर ई पे आ ही नहीं सकता। उर्दू मेरा कहाँ आएगा? ई के बाद आएगा उर्दू, एंड दो प्लेस छोड़ के आ जाएगा अपने पास मराठी। गॉट इट? इतनी समझ आ गई आपको बात? उर्दू आ गया, मराठी आ गया, ये कंडीशन भी अपनी खत्म होगी। फिर हमें कहा गया था तमिल और मराठी के बीच में जितने पर्सन है सेम उतने ही पर्सन हमारे एफ और सी के बीच में भी होंगे। देख लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन में देख लो, तमिल और मराठी कहाँ है? बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट में बैठे तमिल और मराठी, यानी एफ और सी भी एक दूसरे के अपोजिट में बैठेंगे। अब अपोजिट वाले देख लो कौन सी जगह बचती है, एक ही अपोजिट वाली जगह बचती है आपके पास, यहाँ बैठ जाए एफ और सी, लेकिन सी डी के साथ नहीं आ सकता, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा अपने पास एफ और यहाँ आ जाएगा सी। ठीक है, सेकंड में देख लो, तमिल और मराठी के बीच में कितने परसेंट? तमिल और मराठी बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट में बैठे हैं, इसका मतलब एफ और सी भी अपोजिट में आएगा, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास सी और यहाँ आ जाएगा अपने पास एफ। थर्ड में देख लेते हैं अपने पास तमिल और मराठी के बीच में एक प्लेस है, एक प्लेस, इसका मतलब एफ और सी के बीच में हमारे पास एक प्लेस होना चाहिए। ठीक है ना, सी तेलुगु पे नहीं आ सकता अपने पास, सी तेलुगु पे वैसे भी नहीं आ सकता, एक प्लेस छोड़ के हमारे पास एक ही जगह बचती है, या तो उर्दू या एक ही। ठीक है ना, और सी बी के साथ नहीं आ सकता, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास एफ और यहाँ आ जाएगा अपने पास सी। करेक्ट, इतनी बात आपको समझ में आ गई? ये कंडीशन भी होगी अपनी खत्म। फिर हमें कहा गया कि जो ए है वो इमीडिएट लेफ्ट में तो बैठा है हिंदी के, और ए के फोर्थ टू द राइट में फ्रेंच भी बैठा है अपने पास। चलिए ए को बिठाते हैं अपने पास, ए कहाँ बिठा सकते हैं? दो ही प्लेस बचते हैं अपने पास ए को बिठाने की, और ई के बारे में हमें ये कहा गया था कि ई जो है वो उसके साथ जी नहीं आएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी में देख लो, जी को बिठाने की दो ही जगह हैं, या तो फिर ये या फिर ये, और दोनों में से किसी भी जगह पे बिठा दो, जी ई के साथ ही बैठेगा, लेकिन हमें तो जी को ई के साथ बिठाना ही नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी, ये पॉसिबिलिटी अपनी रॉन्ग हो जाती है। गॉट इट?
सेकंड पे चलते हैं, ई के साथ जी नहीं आएगा तो जी आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, ठीक है। तो ए आएगा इस कंडीशन में यहाँ पे। अब देखो क्या ए जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है अपने पास हिंदी से, तो हिंदी अपने पास आना चाहिए सी पे, हिंदी आ गया अपने पास सी पे। और ए के फोर्थ टू द राइट में क्या फ्रेंच बैठा है, देखो फोर्थ टू द राइट में फ्रेंच बिठाने की जगह है, बिल्कुल फ्रेंच बिठाने की जगह है ए के फोर्थ टू द राइट में। इसका मतलब ये कंडीशन भी अपनी सेटिस्फाई होगी, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। सेकंड जो अपने पास पॉसिबिलिटी थी यही अपनी राइट पॉसिबिलिटी है। ओके, चाहे तो आप थर्ड पॉसिबिलिटी को भी चेक कर लो, ठीक है ना। थर्ड पॉसिबिलिटी अपना ए कहाँ बिठा सकते हैं, ए को बिठाने की जगह एक तो ये है या फिर ए को बिठाने की जगह ये है, ठीक है। यही जगह यहाँ तमिल में बिठाते हैं तो चार छोड़ के अपने पास तेलुगु बैठा है, तो यहाँ पे फ्रेंच आ नहीं सकता। तेलुगु में बिठाते हैं तो 3 प्लस छोड़ के चौथे पे अपने पास तमिल बैठेगा, तो भी नहीं आ सकता। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग होगी। सेकंड पॉसिबिलिटी थी, यही पॉसिबिलिटी आपकी राइट आंसर। करेक्ट। ये पजल थी, आपको इस तरह की पजल आपको पीओ मेंस में देखने को मिल जाएगी। टफ पजल नहीं थी ये, वो पजल थी जो आपको बनानी थी। 4 से 5 मिनट के अंदर ये आपसे पजल बन जानी चाहिए थी, 3 पॉसिबिलिटी लेके बनानी थी। अब अगर आप सही से समझोगे नहीं, कंडीशन को सही से नोट नहीं करोगे तो आपसे ये पजल नहीं बनेगी। अदरवाइज अगर आपने मेरे साथ रेगुलरली प्रैक्टिस किया तो ये पजल आपसे जरूर बन जाएगी। ओके, चलिए ऐसे क्वेश्चन पे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमें कहता है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट अपोजिट टू वन हु स्पीक तेलुगु। तेलुगु के अपोजिट में कौन बैठा है अपने पास, देख लो। तेलुगु ये रहा, तेलुगु के अपोजिट में बैठा है अपने पास सी, हिंदी। द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, नहीं इमीडिएट राइट ऑफ ए है, मराठी नहीं है। सेकंड टू द राइट ऑफ ई, हाँ ये सी है अपने पास, सेकंड टू द राइट ऑफ ई। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, फिर हमें कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन स्पीक कन्नड़ा। कन्नड़ा कौन स्पीक कर रहा है, कन्नड़ा अपने पास कौन सा रह जाएगा अपने पास, जी और एच के रह गए ना अपने पास, कहानी यहाँ रह गई। अच्छा एक पॉइंट रह गया अपने पास, जी और एच में कन्नड़ा। कन्नड़ा के अपने पास इसकी दोनों पॉसिबिलिटी है, जी पे भी हो सकता है, के पर भी हो सकता है कन्नड़ा। और जो एक लैंग्वेज और कौन सी रहेगी इसके अंदर अपने पास, तेलुगु होगी, मराठी होगी, कन्नड़ा होगी, इंग्लिश। कन्नड़ा या इंग्लिश आएगी इसमें, ये अपने पास पॉसिबिलिटी बना के चलनी पड़ेगी। तो अपना आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से पढ़ो, हिंदी मीडियम वाले को पढ़ना है तो उनको भी हिंदी मीडियम वाले पढ़ो, इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ना है तो वो भी पढ़ो। इसको ढंग से पढ़ो, फिर अपना आंसर सोचना, और फिर आप सोचना कि देखना कि मेरी थॉट्स आपसे मिलती हैं या नहीं मिलती, ठीक है। तो इसमें सिर्फ थॉट्स का ही मिलना होता है, आप किस तरह से सोच रहे हो, पॉजिटिव माइंड से सोचना है आपको, कभी भी नेगेटिव लेके नहीं सोचना। पॉजिटिव लेके सोचोगे तो हमेशा आपसे ये क्वेश्चन बन जाएंगे, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है। और अब तो इस क्वेश्चन का वेटेज भी काफी अच्छा रहता है, 7-8 नंबर के क्वेश्चन आपको क्रिटिकल रीजनिंग के देखने को मिलते हैं, इसलिए आपको मेरे हर सेशन में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इसमें अपने को क्या देता है, पीपल रश टू कैंसिल वेडिंग, डिमांड रिफंड, वेडिंग इंडस्ट्री टेक्स अनदर हिट, ठीक है। ये कहता है कि जो लोग फटाफट अपनी शादियों को कैंसिल करने में चले गए, कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। वो डिमांड कर रहे हैं जो उन्होंने पैसा दिया था पहले बुक कराने के लिए शादी, उसको रिफंड कर दें, ठीक है। और वेडिंग इंडस्ट्री को इससे बहुत तगड़ा झटका पड़ रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या आ गया, विद येलो अलर्ट बीइंग साउंडेड इन दिल्ली एंड राइजिंग कोविड-19 केसेस, गवर्नमेंट अलाउ ओनली 20 गेस्ट एज मैरिज इवेंट। देखो सेकंड में कहा गया कि येलो अलर्ट कर दिया गया दिल्ली के अंदर, क्यों, कोविड-19 की वजह से, और गवर्नमेंट ने कहा है कि सिर्फ 20 ही जो गेस्ट हैं वो उस इवेंट में आ सकते हैं, 20 गेस्ट से ज्यादा उस इवेंट में नहीं आ सकते। अब आपको कुछ समझ में आया क्यों लोग जो थे वो वेडिंग को कैंसिल करवा रहे थे, अपना रिफंड ले रहे थे, क्यों ले रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि सिर्फ 20 ही लोग शादी के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 हो रहा है, ठीक है ना, उस कोविड-19 को ध्यान रखने का है। अब आपको इसमें देखना है कि इसमें कौन सा कॉज है और कौन सा उसका इफेक्ट है, ठीक है ना, उस चीज को ध्यान में रखो। देखो सो कॉज कौन सा अपने पास, कॉज था अपने पास बी, ये कारण था जिसकी वजह से अपने उसका इफेक्ट क्या हुआ कि लोगों ने रिफंड लेना स्टार्ट कर लिया और शादियां कैंसिल होने लगी। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द कॉज एंड ए इज द इफेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, बनाए इस क्वेश्चन खुद से, वीडियो को पॉज करो, इसको ढंग से पढ़ो, समझने की कोशिश करो, सारे पॉइंट एक एक करके पढ़ना, फिर आप अपना कंक्लूजन पे आना। इसमें कहा गया कि गोल्ड इज लाइकली टू रीगेन द ग्लिटर ऑफ एंड क्रॉसिंग 55,000 पर ग्राम लेवल एंड पैंडेमिक वॉज, इन्फ्लेशन वरीज एंड स्ट्रॉन्गर यूएस डॉलर। ये कह रहा है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो गोल्ड का प्राइस है दोबारा से 55,000 पर ग्राम जो है वो दोबारा हो जाएगा, कब, पैंडेमिक के बाद, ठीक है ना। जो पैंडेमिक चल रहा है, उसकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसके बावजूद वो हो जाएगा ऐसा, गोल्ड का प्राइस बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन भी चल रही है, और जो यूएस डॉलर है अपने पास वो यूएस डॉलर भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है।
Gold is likely to regain the glitter and cross the 55,000 per gram level amid COVID-19 wars, inflation worries and stronger US dollar. ये कह रहा है कि पैंडमिक चल रहा है, ठीक है, पैंडमिक की चिंताएं भी चल रही है, इन्फ्लेशन भी बढ़े जा रहा है, ठीक है, और यूएस डॉलर भी स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद इन सारी कंडीशंस के बीच में भी जो गोल्ड है अपने पास वो दोबारा से अपनी चमक दोबारा से आ रहा है, यानी कि 55,000 पर ग्राम जो उसका रेट होता है वो दोबारा से उस रेट को टच कर रहा है, ठीक है। देखो इसमें क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द डिटेल गिवन अबव, कौन सी स्टेटमेंट है अपने पास जो सारी स्टेटमेंट को कंक्लूड कर देती है। फर्स्ट स्टेटमेंट पे देखते हैं अपने, फर्स्ट में कहा गया एज ऑन डेट, आज की डेट के हिसाब से 1.27 लाख ज्वेलरीज हैव टेकन रजिस्ट्रेशन फ्रॉम बीआईएस फॉर सेलिंग हॉलमार्क ज्वेलरीज। ये कह रहा है कि 1.27 लाख जो ज्वेलरीज है वो रजिस्टर की गई है अपने पास बीआईएस के अकॉर्डिंग हॉलमार्क ज्वेलरी। इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है। हमको तो ये तो बताना है ना, ये सारी कंडीशंस थी, ये सारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमको बताना था ना, इसमें तो ये कुछ बताया ही नहीं गया। इसमें तो सिर्फ ये बताया गया कि ज्वेलरी के इतने नंबर ऑफ ज्वेलरी थी वो उसके अंदर आ गई है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अपनी यहां से रॉन्ग हो जाती है। सेकंड में कहा गया कि गोल्ड लॉस्ट इट्स शाइन टू सम एक्सटेंट इन द सेकंड हाफ ऑफ 2021 बट 2022 विल बी बेटर, राइजिंग इन्फ्लेशन टेंड्स टू ड्राइव गोल्ड डिमांड। ये पॉइंट हो सकता है। ये पॉइंट कह रहा है कि 2021 के अंदर जो गोल्ड के प्राइस में कमी आई थी, ठीक है, उसकी जो शाइन चली गई थी, लेकिन 2022 में ऐसा दिख रहा है कि चाहे इन्फ्लेशन हो चाहे प्रॉब्लम्स हो उसके बावजूद भी 2022 के अंदर जो गोल्ड है वो अपने प्राइस को टच कर रहा है। ये बात ये बोलने की कोशिश कर रहा है, और यही बात कुछ मिलती जुलती बात इससे करी आ रही थी, अपने को स्टेटमेंट में दी गई थी। इसका मतलब ये सेकंड स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट तो अपने को कहीं ना कहीं सही दिख रही है, ठीक है। थर्ड में देख लेते हैं। थर्ड कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट मार्क्स वुड बी पोटेंशियली ट्रांसफॉर्मेटिव। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड की बात ही नहीं हुई है कहीं पे, दूर दूर तक की बात नहीं हुई है अपने को। ये इसका अपने पास आंसर नहीं हो जाएगा, इसका आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 इज आवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को इसको पढ़िए फिर खुद से सोचिए इसका। स्टेटमेंट में हमें क्या रखा है, द स्टूडेंट दीज डेज डू नॉट हैव द हैबिट्स ऑफ रीडिंग and that is the reason of their knowledge in many areas is not as profound as it used to be earlier, as they depends on others to tell them the important information or event। ये कह रहा है कि आजकल के टाइम में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हैबिट्स नहीं रही है इतनी रीडिंग करने की, इतना कुछ रीडिंग नहीं करते हैं, इसलिए जो उनकी नॉलेज भी थी पहले के कंपैरिजन में अब जो है वो काफी कम हो चुकी है, ठीक है। और वो डिपेंड करते हैं कि दूसरे पे कोई तीसरा पर्सन हमको आके बता दे, कुछ समझा दे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले अपने कहा इसमें कोर्स ऑफ एक्शन, अगर ऐसा है तो इस पे क्या कर सकते हैं हम इसको सही करने के लिए, इसके बाद आपका क्या एक्शन लिया जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट में कहते हैं स्कूल शुड प्रमोट रीडिंग एज हैबिट इन स्टूडेंट राइट ऑफ देयर अर्ली क्लासेस। यानी स्कूल्स को फिर से स्टूडेंट के रीडिंग के लिए स्टार्ट करवानी चाहिए ताकि उसकी रीडिंग हैबिट बनती रहे। यही प्रॉब्लम थी हमारी मेन कि स्टूडेंट्स की रीडिंग हैबिट कम हो गई थी, रीडिंग हैबिट कम होने से उनकी नॉलेज नहीं हो पा रही थी उतनी। तो स्टेटमेंट 1 है ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, ऐसा किया जा सकता है और ये पॉजिटिव वे में है। आपको हमेशा पॉजिटिव में सोचना है कि उसको बेहतर बनाना है उस कंडीशन को। सेकंड में क्या रखा है कि पेरेंट्स मस्ट हेल्प द चिल्ड्रन कम क्लोजर टू रीडिंग बाय मार्किंग देयर पर्सनल लाइब्रेरी एट होम है। पेरेंट्स मस्ट हेल्प देयर चिल्ड्रन कम क्लोजर टू रीडिंग बाय मेकिंग देयर पर्सनल लाइब्रेरी एट होम। मतलब पेरेंट्स उनके पे कह रहे हैं कि वो तुम अपने करीब के लाइब्रेरी में जाओ, वहां से मदद लो, वहां ऐसा कुछ लाइब्रेरी से कोई लेना देना नहीं है, सब कुछ अपने पास स्कूल में है। ये हमें कहा जाता कि पेरेंट्स भी हेल्प कर सकते हैं अपने को स्टूडेंट की रीडिंग हैबिट को बढ़ाने में, या घर पे उनसे और थोड़ा मेहनत करें, तब ये लॉजिक समझ आता था। लाइब्रेरी का इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सेकंड स्टेटमेंट अपने पास रॉन्ग है, तो इसका अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली स्टेटमेंट 1 इज आवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डायरेक्शन वाला, डायरेक्शन डिस्टेंस, कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर देखने को मिला था आईपीएस पीओ मेंस के अंदर। इस वीडियो को पोस्ट करो, 2 मिनट का टाइम लो, 2 मिनट में इस क्वेश्चन को समझो और फिर इस क्वेश्चन का पूरा डायग्राम बनाओ। ये वो क्वेश्चन होते हैं मेंस में जो आपको हर हाल में करके आने होते हैं, ये क्वेश्चन कभी छोड़ने वाले नहीं होते। अगर आप इन्हीं क्वेश्चन को छोड़ दोगे तो फिर आप बनाओगे 60 मार्क्स की आनी है आपको रीजनिंग, आपको टारगेट करना है कम से कम 30 मार्क्स तो वहां पे स्कोर करने ही करने हैं। इसमें हमें क्या रखा है कि एश ए हैश बी 18 से अपने पास 15 यानी -3 तो अपने पास यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर 24 से 27 +3 हो जाएगा, इसमें अपने पास 12 से 8 -4 हो जाएगा, एंड 14 से 18 प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले कहां से स्टार्ट करें, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, एक्स से, एक्स प्लस पी, यानी ए जो है अपने पास वो ईस्ट में है,
बी से, यानी एक्स जो है अपने पास ईस्ट में है पी से, प्लस 4 हो जाएगा 7, एक्स 7 मीटर ईस्ट में है, एक्स जो है 7 मीटर ईस्ट में है अपने पास पी से। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास। अब एक्स और पी का मिलता जुलता और कुछ और देखते हैं अपने पास, एक्स और पी, एक्स एंड पी, ये अपने पास नेक्स्ट ही तो है एक्स वाई। इसमें अपने को क्या क्या रखे, ए जो इज नॉर्थ ऑफ वाई, यानी एक्स जो अपने पास वाई से नॉर्थ में है प्लस 3, यानी एक्स 16 मीटर नॉर्थ में है अपने पास वाई से। ओके, एक्स 16 मीटर नॉर्थ में है अपने पास वाई से। ठीक है, ये भी हो जाएगा। फिर वाई हैश जेड, वाई हैश जेड यानी कि ए जो है वेस्ट में है, यानी वाई जो अपने पास वेस्ट में है कितना 9 मीटर, वाई 9 मीटर वेस्ट में है अपने पास जेड। ठीक है, फिर अपने पास z परसेंटेज v, यानी जो z है अपने पास वो साउथ में है, ये साउथ में -4 8 मीटर, z 8 मीटर साउथ में है अपने पास v से। ठीक है, एंड q प्लस v, q प्लस v यानी a जो है अपने पास ईस्ट में, इसका मतलब q अपने पास ईस्ट में है 12 मीटर, q जो है अपने पास ईस्ट में है 12 मीटर। ठीक है, फिर आता है अपने पास क्यू डब्ल्यू, इसमें अपने पास है a नॉर्थ में, यानी q जो है अपने पास नॉर्थ में है w से। ठीक है, 3 प्लस ऐड करेंगे 18 मीटर, Q जो है 18 मीटर नॉर्थ में है W से, 18 मीटर तो नीचे पड़ जाएगा, 18 मीटर नॉर्थ में है W से। ठीक है, फिर आता है S हैश, S जो है अपने पास वेस्ट में है कितना 15 मीटर, किससे W से, अच्छा W से 15 मीटर वेस्ट में, यहाँ देखिए अपने पास S जो कि 15 मीटर वेस्ट में है W से। फिर आ जाएगा अपने पास B परसेंटेज, यानी A जो नॉर्थ में था, A था अपना साउथ में, यानी B अपने पास साउथ में है कितना S से, और कितना मीटर है 4 लेस कर देंगे 3, B जो है वो 3 मीटर साउथ में है S से। अरे यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी, बी एस को ऊपर लिख देते हैं, 3 मीटर साउथ में एस से। ठीक है, एंड बी प्लस ए, बी प्लस ए का मतलब क्या, ए जो अपने पास ईस्ट में, यानी बी अपने पास ईस्ट में है कितना 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर ईस्ट में है बी, 6 मीटर कितना 3, तो ये कटेगा 6, ये हो जाएगा बी जो है 6 मीटर ईस्ट में है ए से, और ये आ जाएगा अपने पास डायरेक्ट इसके साउथ में आ जाएगा, ए वाई के साउथ में। गॉट इट, ये बन गया अपने पास डायग्राम। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ जे हैश वी, ठीक है जे हैश वी यानी जो जे है वो वेस्ट में है वी से। ठीक है, जे वी से अपने पास वेस्ट में है, और अपने क्या जे परसेंटेज एक्स, और जे है साउथ में एक्स है, इसका मतलब इस पॉइंट पे अपने पास जे परसेंटेज है एक्स, ये रहा अपने पास पॉइंट। हमें बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन जे और ए, जे और ए के बीच का डिस्टेंस, तो 8 मीटर दिया हो गया, तो 10 मीटर तो यानी डिस्टेंस ये हो गया 10 मीटर, 3 मीटर नीचे का भी था अपने पास, प्लस 3 भी आ जाएगा 13, और 8 मीटर ऊपर भी हो जाएगा अपने पास 10 18 19 20 21, 21 मीटर का डिस्टेंस, यानी ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर, दैट इज 21 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट ऑफ ए, पी की पोजीशन बतानी है ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, पी की पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में, पी है अपने पास नॉर्थ वेस्ट में अपने पास, हमारा इसमें आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर, पी जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है ए से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का, इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ, इजी क्वेश्चन है, आपको ये इसका लॉजिक समझना है, अगर आप इसका लॉजिक समझ लोगे तो आपसे ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, सिर्फ लॉजिक की बात है इस क्वेश्चन के अंदर, और सिंपल लॉजिक है, टफ नहीं है, इसको टफ मत सोचना कि ये टफ होगा, आपको एग्जाम में बनेगा नहीं, इस तरह के लॉजिक आपको एग्जामिनेशन में देखने को ही मिलेंगे, और आपको बनाने भी पड़ेंगे, क्योंकि ये आपको इस तरह के क्वेश्चन नहीं करोगे तो किस तरह के क्वेश्चन करोगे, इसको तो मैं इजी में ही काउंट करूंगा। इसे अपने पास दे रखा है डे 61 47 स्टॉप 36 टैप 12 30 नट स्पॉट। सबसे पहले स्टेप 1 में देखते हैं, स्टेप 1 में अपने पास आया चेंज हुआ 12 एंड टैप, फिर आया अपने पास डे 61, फिर तो सारा कॉपी होगा ना, इन सबसे पहले तो इसने एक तो नंबर में चेंज किया 12, और साथ में इसने किया टैप, उसके बाद क्या चेंज किया इसने 12 टैप के बाद इसने 23 लिख दिया, और उसके बाद इसने लिख दिया स्टॉप, यानी 12 के बाद इसने लिखा 23, फिर इसने लिख दिया स्टॉप, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या किया इसने लिखा 36 एंड पॉट, 36 एंड पॉट, फिर नेक्स्ट में क्या था 47 एंड नट्स, 47 नट्स, और फिर लास्ट में आया था अपने पास 61 और डेज। ठीक है, ये नंबर तो साफ साफ दिख रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसने नंबर को लगाया, लेकिन जो अपने पास ये वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स सारे के सारे अपने पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे पहले टैप आया, स्टॉप, पॉट, नट्स, डेज, यानी कि फर्स्ट अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ये सारे नंबर अपने पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और इसी ऑर्डर में इसने सेट किया था, और इसी ऑर्डर में अपने सारा स्टेप बनाएंगे। ठीक है ना, सबसे पहले स्टेप 1 को बनाते हैं, स्टेप 1 में सबसे छोटा नंबर जो अपने को देखने को मिलता है वो था अपने पास 15, 15 के बाद सबसे बड़ा अपने पास जो वर्ड यानी इसका फर्स्ट अल्फाबेट सबसे बड़ा
पी क्यू आर एस टी यू वाई यू, तो ये अपने पास 15 के साथ आ जाएगा यू, ठीक है ना। फिर स्टेप सेकंड में बनाते हैं, स्टेप सेकंड में अपने पास आया था 15 यू तो हो ही है, बाद में इसको कंप्लीट भी कर देंगे आगे। 15 के बाद अपने पास जो नेक्स्ट नंबर आता है वो आता है 25 का, ठीक है। एंड यू के बाद अपने पास नंबर आता है पी क्यू आर रेस्ट, ठीक है। फिर आता है स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में अपने पास आता है कौन सा हो गया, 15 भी हो गया अपने पास, 25 भी हो गया। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास 41, 41 के साथ आएगा अपने पास मोर, ठीक है ना। फिर आएगा स्टेप फोर, स्टेप फोर में अपने पास 41 मोर भी हो गया अपने पास। 41 के पास अपने पास नंबर आता है 54 का, ठीक है। 54 के साथ नंबर आएगा, अल्फाबेट आएगा अपने पास काइट। फिर आता है नंबर 5, नंबर 5 में अपने पास इसके बाद आया था लास्ट नंबर जो है 67, उसके साथ आ जाएगा अपने पास कार। इसी सीक्वेंस में बैठेगा अपने पास सारा, ठीक है ना। ये तो अपने पास यही ऐसे के एज इट इज कॉपी होते रहेंगे, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है अपने को। बाकी जो बचते हैं अपने उसको ऐड कर लेते, लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ कौन बचता है अपने पास, यहाँ बचता है अपने पास कार एंड 67, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे अपने पास क्या बच जाते हैं, रेस्ट हो जाता है, मोर भी हो गया 54 नहीं तो यहाँ देगा 54, ठीक है। फिर आ जाएगा अपने पास कार, ठीक है। 54 कार हो गया, 15 भी चला गया अपने पास, 67 नहीं गया, ठीक है। 67 काइट नहीं गया, ठीक। काइट किया 25 किया अपने पास, यू भी गया, 41 भी गया, गॉट इट। उसके बाद अपने पास ये आता है, इसमें अपने पास कौन कौन से नंबर चलेगी, रेस्ट चला गया, मोर नहीं गया ना अपने पास, रेस्ट के बाद आएगा अपने पास मोर, 54 कार, 15 चला गया अपने पास, 67 काइट, 25 चला गया, यू चला गया, 41 नहीं गया, ठीक है। बाकी बचा हुआ फर्स्ट में आ जाएगा अपने पास, ठीक है। फिर हमें आ गया 67 और कार, ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये अपने को कहाँ देखने को मिलता है, 67 एंड उसके बाद आए अपने पास कार। 67 और कार ये अपने पास स्टेप नंबर 5 में देखने को मिलता है, तो अपना आंसर हो जाएगा स्टेप नंबर 5। फिर कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एग्जैक्टली बिटवीन 25 एंड काइट इन स्टेप 2। स्टेप 2 में 25 और काइट, 25 तो अपने पास यहाँ देखने को मिल रहा था, ठीक है, और ये काइट आ रहा था अपने पास, ये इसके बिल्कुल बीच में अपने पास कौन सा नंबर था जो देखने को मिल रहा था, तो इसके बीच का नंबर था अपने पास 54, 54 अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 54। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलिए बनाए इस क्वेश्चन को खुद से। वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो, जितना भी आपसे बनता है, जैसा भी क्वेश्चन आपसे बनता है इसको बनाने का ट्राई किया करो। एक बार खुद से जरूर ट्राई किया करो, उसके बाद ही आप मेरा सोल्यूशन देखा करो। एक बार खुद से आपका ट्राई करना जरूरी होता है इसमें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें मैं क्या रखा है, स्टेप 1 कंसीडर द लास्ट 18 अल्फाबेट्स in the English series, ठीक है, and arrange in alphabets in as per English according to from left to right। यानी लास्ट 18 जो अल्फाबेट्स होंगे इंग्लिश के, उसको अपने को इसमें अरेंज करने हैं, ठीक है। टोटल होते हैं अपने पास 26 अल्फाबेट्स हो जाते हैं, तो स्टार्टिंग के जो 8 हैं वो निकाल देते हैं, उसके बाद की जो है वो एज इट इज लिख देते हैं स्टेप 1 में। 9 से लिख शुरू करते हैं, IJKL, ठीक है। ये हो गया अपने पास लास्ट के 18 अल्फाबेट्स। फिर करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में हमें क्या क्या कहा गया, आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 1 टेक द कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 6 अप टू 22, ठीक। कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल 2 6 से स्टार्ट करना है, 6 8 10 12 इस तरह से, ठीक है। एंड ऐड द डिजिट विद इन द नंबर टिल इट बिकम सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट तक, यानी कि अगर अपने पास 10 है तो उसका सिंगल डिजिट अपने को 1 लिखना होगा, 12 होगा तो उसका सिंगल डिजिट अपने को 1 + 2 ऐड करके 3 लिखना होगा, ठीक है ना। इस तरह से लिखना है। देन प्लेस द रिजल्टेंट नंबर एज पर द ऑर्डर आफ्टर एवरी 2 लेटर इन द इंग्लिश फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हर 2 लेटर के बाद हमको इस तरह का सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। फर्स्ट 2 लेटर के बाद अपने पास आई और जे, यहाँ आ जाएगा अपने पास 6, फिर आएगा अपने पास के और एल, नंबर आ जाएगा 8, फिर आएगा अपने पास एम और एन, नंबर होगा 10, 10 का ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा अपने पास ओ एंड पी, ठीक है। उसका नंबर आता है अपने पास 12, ठीक है। 10 के बाद 12 आता है तो उसमें लिख देंगे अपने 3। उसी तरह से क्यू एंड आर, 14 तो 14 का आ जाएगा 5, ठीक है। फिर उसके बाद अपने पास 14 का आ गया 5, तो ये आता है अपने पास एस एन टी, ठीक है। 16 का आ जाएगा 7,
फिर आता है अपने पास यू एन वी, 18 का आ जाएगा 9 अपने पास, यू एन वी। फिर आता है अपने पास डब्ल्यू एंड एक्स, 20 का आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा वाई एंड जेड, 22 का आ जाएगा अपने पास 4। ठीक है, सारा सीक्वेंस में लिख दिया। अब स्टेप 3 में हमें क्या कहता है, आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टेप 2 द फॉलोइंग सिंबल्स आर प्लेस इन सेम ऑर्डर आफ्टर एवरी इवन नंबर एंड बिफोर एवरी ओड नंबर, यानी हर इवन नंबर के बाद और हर ओड नंबर से पहले भी हमको इसी सीक्वेंस में लिखना है। ठीक है ना, इवन नंबर के बाद सबसे पहले आई जे 6, इवन नंबर आ गया अपने पास, इवन नंबर के बाद आ जाएगा हैश, फिर आता है के एल 8, फिर से आ गया इवन नंबर, इवन के बाद आ जाएगा डॉलर, फिर आता है एम एन, फिर आता है अपने पास 1, और ओड नंबर से पहले यानी उससे ओड से पहले @1, ओपी 3 आ जाएगा, 3 भी आ गया अपने पास ओड नंबर से पहले आ जाएगा अपने पास डॉलर, फिर आ जाएगा अपने पास 3, फिर आए क्यू आर, फिर से ओड नंबर आ गया अपने पास 5, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास परसेंटेज। ठीक है ना, फिर आता है एस एन टी, फिर आ गया ओड नंबर 7, 7 से पहले अपने पास फिर से साइन आ जाएगा, फिर आता है अपने पास यू एन वी एंड 9। ठीक है, 9 से पहले भी अपने पास आ जाएगा स्टार, फिर आएगा 9, फिर आएगा अपने पास डब्ल्यू एक्स, फिर से 2 आ जाएगा अपने पास, 2 के बाद फिर साइन आ जाएगा अपने पास, फिर आता है अपने पास वाई जेड 4 एंड 4 के बाद फिर अपने पास साइन आ जाएगा। गॉट इट, समझ आ गया आपको? सिर्फ आपको ये लिखना है, अगर वहां पे सिर्फ ध्यान रखना ये कि कुछ भी थोड़ा सा भी इधर उधर ना हो जाए, जब ये हो गया ना थोड़ा सा भी इधर उधर, आपका क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। चलते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4 में कहा गया आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टेप 3 रिवर्स द लास्ट 20 एलिमेंट्स एंड राइट इट फ्रॉम लेफ्ट हैंड and followed by remaining elements. Step 4 in the last and final step, and outcome in this step is the final series. As per the step is given, find out the final automatically. जो लास्ट 20 अपने पास इसके अंदर नंबर से अल्फाबेट से उन सारों को मिला के जो लास्ट 20 है उसको अपने ने रिवर्स करके लिख देना है। लास्ट 20 पहले तो काउंट करते हैं, उसमें इतने 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ये थे अपने पास लास्ट 20। अब इसको क्या करना है, अपने ने रिवर्स करके लिख देना। स्टार्ट करते हैं, एक अपना ये 5 रह गया ना यहाँ पे, 5 और आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बनते हैं अपने पास 20, इसको रिवर्स करके लिख देते हैं अपने 4 2, 4 से पहले 2 था कि जेड था, ये जेड था। ठीक है, जेड वाई 2 एक्स डब्ल्यू 9 स्टार वी यू 7 एपोस्ट्रोफी टी एस 5 परसेंटेज आर एंड ओ। ठीक है, उसके बाद अपने को लिखे बच्चे हुए बाकी सारे लिख देने हैं, बाकी हो देंगे आई जे 6 हैश के एल 8 एम एन एट 1 ओ पी डॉलर एंड 3। ठीक है, सारे के सारे लिख दिए। अब कहा गया व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 8th नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 9th नंबर फ्रॉम राइट हैंड इन फाइनल स्टेप। प्रोडक्ट ऑफ 8th नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 9th नंबर फ्रॉम राइट हैंड। 8th नंबर कौन सा लेफ्ट हैंड से अपने पास 1 2 3 1, और 9th नंबर पे होता है एक छोड़ के एक बच के, तो 9th नंबर हो जाएगा अपना 4, तो अपना आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाएं इसको, वीडियो को पॉज करो फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। 7 पर्सन आर हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ कार, सबके पास डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ कार है, ईच पर्सन इज रिलेटेड टू वन अनदर। रैंक बेस्ड पजल है आपके पास ये सिंपल सी, लेकिन साथ में आपको इसमें ब्लड रिलेशन भी दिया गया, इस बात को भी ध्यान रखना। 7 कार्स हैं अपने पास, तो यहाँ पे 7 6 नंबर लिख लेते हैं अपने पास 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएंगी। फिर हमें कहा गया कि ओनली मैरिड कपल हैव किड्स, ये बात भी ध्यान रखना, ओनली मैरिड कपल के पास ही किड्स है। सबसे पहले कहा गया क्यू हैज मोर कार देन हर सन। ठीक है, क्यू के पास ज्यादा कार है क्यू के सन से, इसका मतलब क्यू के पास एक सन भी है, बट नॉट मोर देन हर डॉटर, लेकिन क्यू की डॉटर से कम है, इसका मतलब क्यू के पास एक डॉटर भी है अपने पास। एल हैज लेस कार देन हिज डॉटर, एल के पास कम कार है एल की डॉटर से, एल के पास भी एक डॉटर है अपने पास। एंड हिज सन, एल के पास सन भी है, डॉटर और सन दोनों चीजें आएंगी यहाँ पे। फिर कहा गया आर हैज मोर कार देन पी,
आर के पास पी से ज्यादा कार है, बट नॉट मोर देन हिज सिबलिंग ओ, लेकिन ओ से ज्यादा नहीं। और भाई ये बात हमको एक और बात पता चल गई कि आर के पास पी से तो ज्यादा कार है, लेकिन आर जो है वो ओ का सिबलिंग भी है, आर जो है वो सिबलिंग है ओ का। एम हैज मोर कार देन हिज ग्रैंड डॉटर ओ, एम के पास ज्यादा कार है ओ से ज्यादा कार है एम के पास, और एम की जो ग्रैंड डॉटर है वो है ओ, ठीक है। एल हैज मोर कार देन हिज ब्रदर इन लॉ एन, एल हैज मोर कार देन हिज ब्रदर इन लॉ एन, जो एल का ब्रदर इन लॉ है, एल हिज ब्रदर इन लॉ, एल भी आ जाएगा मेल, हिज ब्रदर इन लॉ एन, तो जो एन है ये ब्रदर इन लॉ है ऑफ एल का। एक बात ये मिल गई, एल डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, एल का कोई भी सिबलिंग नहीं है। इसका मतलब ये है कि एल का कोई सिबलिंग नहीं है, एल ने जिससे मैरिड की है, ठीक है ना, तो उसका ब्रदर है, उसका ब्रदर है जो भी हो, उसका ब्रदर हो जाएगा अपने पास एन, ठीक है। और एल भी अपने पास मैरिड था और 2 चाइल्ड थे एल के, ठीक है। फिर कहा गया पी एंड एल हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, बोथ पी और एल, पी के भी 2 चिल्ड्रन है, एल के 2 चिल्ड्रन हो ही गए, एंड पी के भी 2 ही चिल्ड्रन है अपने पास। एंड पी हैज लेस कार देन हर सन इन लॉ एल, पी का एक सन इन लॉ है अपने पास जो कि एल है, और पी के पास कम कार है अपने सन इन लॉ एल से, ठीक है। आर इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ पी, आर जो है वो ग्रैंड चाइल्ड है किसका, पी का। एंड डज नॉट हैव सेकंड लोवेस्ट नंबर ऑफ कार्स इन फैमिली, सेकंड लोवेस्ट नंबर ऑफ कार यानी कि 2 जो है यहाँ पे अपने पास एन नहीं है, यहाँ अपने पास एन नहीं है, एन ये नहीं आएगा, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन नोट होगी। सबसे पहले इसमें अपने को ब्लड रिलेशन ही बनाना पड़ेगा, तभी अपने पास ये ऑर्डर रैंकिंग निकल पाएगी। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, पहले एल से ही स्टार्ट करते हैं। एल और एन के बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन अपने पास है। पी के 2 चाइल्ड है अपने पास, जिसमें से एक मैरिड है एल से, इसका मतलब एल का जिससे भी मैरिड है इसके पेरेंट में होगा, एक तो हो जाएगा अपने पास पी, ठीक है। और पी का एक चाइल्ड है अपने पास आर, तो पी का चाइल्ड आर आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे आर जो कि हो जाएगा अपने पास फीमेल। इतनी बात समझ में आ गई। एम ये भी पता था हमको, एम जो है वो फर्स्ट जनरेशन से, इसका मतलब पी अपने पास मैरिड होगा एम से, तभी एम अपने पास फर्स्ट जनरेशन में बैठेगा अपने पास, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारे को क्या कह रहे हैं, क्यू के 2 चाइल्ड है अपने को, एक बात ये हमें पता है क्यू के 2 चाइल्ड है, ठीक है। क्यू के 2 चाइल्ड है, इसका मतलब ये जो आर था ये अपने नहीं है, ये गलत है अपना यहाँ से, ये अपने पास ग्रैंड चाइल्ड था आर का, यहाँ आ जाएगा अपने पास क्यू, तभी बनेंगे क्यू के 2 चाइल्ड हो जाएंगे, उसमें से एक हो जाएगा अपने पास पी का हो जाएगा आर, ठीक है। एंड ब्रदर इन लॉ हो गया, आर का एक अपने पास सिबलिंग था ओ, आर का सिबलिंग आ गया अपने पास ओ। अब बनाते हैं अपने इसको, इसमें अपने को क्या कुछ पता है, क्यू सन, क्यू का जो अपने पास ओ एंड आर के बारे में बात थी ना, और आर का जेंडर भी तो चाहिए अपने को, वरना क्यू का सन कैसे बनाएंगे, ओ का बनाएंगे कि आर का बनाएंगे, कहीं ना कहीं से अपने को जेंडर भी दे रखा होगा क्यू और ओ का। ओ का जेंडर तो मेरे को ये दे रखे है, डॉटर है, ओ तो डॉटर है अपने पास, ठीक है। एंड क्यू का एक सन था, एक एक डॉटर था, तो ये आ जाएगा सन, तो क्यू सन, तो क्यू का सन कौन था अपने पास, यहाँ आ जाएगा आर, और क्यू की डॉटर कौन थी अपने पास, ओ, ओ के ऊपर था अपने पास एम, ठीक है ना। एल के पास कम था एल के सन से भी और एल के डॉटर से भी, एल का सन और एल का डॉटर कौन है, ओ एंड आर, तो यहाँ ये दोनों अपने पास ओ एंड आर उगा देंगे ऊपर, ठीक है ना। अब इसी सीक्वेंस में रखने की कोशिश करते हैं अपने, सबसे ऊपर था अपने पास एम, फिर था अपने पास ओ से नीचे था अपने पास क्यू, फिर था अपने पास आर, और आर के नीचे था अपने पास पी से ऊपर अपने पास एल था, पी से ऊपर एल है, और एल के नीचे था अपने पास, और एल जो था अपने पास और आर से नीचे था, एल आर से नीचे था, तो यानी पी के बीच में आ जाएगा अपने पास एल आ जाएगा पी, इसको रख के देखते हैं यहाँ पे अपने, एम ओ क्यू आर एल, यहाँ आ जाएगा पी, क्योंकि यहाँ एन नहीं आ सकता, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास एन, ये बन गया अपने पास ऑर्डर रैंकिंग, ठीक है। ब्लड रिलेशन विद ऑर्डर रैंकिंग, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं, अगर आप किसी भी क्लासेस में देखते हो या कहीं पे भी आप मॉक्स में भी देखते हो, तो बेसा रहोगे तो आप इसको इसी तरह क्वेश्चन आपको मेंस के रेगुलरली मिलते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट में कहा गया, हाउ मेनी पर्सन हैव मोर कार देन वन, हु इज द एनस नेफ्यू, एन के नेफ्यू से किसके पास सबसे ज्यादा कार, एन का नेफ्यू कौन था अपने पास, सबसे पहले देखो एन का नेफ्यू तो आर, आर से ज्यादा कार किसके पास है, एम ओ एन क्यू, 3 कार थे अपने पास, तो अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 3। फिर कहा गया, इफ आर हैज 50 कार, आर के पास मान लो 50 कार है,
हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन मे नॉट हैव 76 कार, किसके पास 76 कार नहीं होगी, जिसके पास जो आर से नीचे बैठा होगा उसके पास 76 कार नहीं होगी अपने पास, ये क्या नहीं मतलब एल पी एंड एन इन्हीं के पास नहीं होगी। क्या क्यू का स्पाउस कौन है अपने पास, एल, एल के पास नहीं होगी, बिल्कुल सही है अपने पास एल के पास नहीं होगी। आर का सिबलिंग कौन है, ओ के पास तो हो सकती है, ओ नहीं आएगा, सेकंड गलत अपने पास। एल ब्रदर इन लॉ, एल का ब्रदर इन लॉ कौन था, एन, एन भी नीचे अपने पास, एन के पास नहीं होता, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी, एंड ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए, इसको वीडियो को पॉज करें, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाए, हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए। ध्यान से बनाना, इस क्वेश्चन को गलत मत करना, देखो ऐसे क्वेश्चन गलत करने वाले होते नहीं, मैं फिर आपसे कहता हूं अगर आप गलत कर दोगे ना ऐसे क्वेश्चन तो फिर आपको एग्जामिनेशन में दिक्कत होगी, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से बनाने का ही ट्राई करो। 6 पर्सन अटेंड द मीटिंग, ठीक है, ऑन डिफरेंट डेज ऑफ वीक, डिफरेंट डेज पे मीटिंग को अटेंड करते हैं, मंडे टू सैटरडे। ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक, सबको डिफरेंट टाइप का जो है अपने पास म्यूजिक पसंद है, ठीक है, किसी को रॉक म्यूजिक पसंद है, पॉप, क्लासिक, जैज, सबको डिफरेंट टाइप का म्यूजिक पसंद है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग मंडे टू सैटरडे, इसी अकॉर्डिंग से अपने पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सबसे पहले देखो हमें क्या कहा गया, ओनली 2% अटेंड द मीटिंग बिटवीन डी एंड इलेक्ट्रो म्यूजिक, ठीक है। एफ और इलेक्ट्रो म्यूजिक के बीच में 2% है अपने पास, कौन ऊपर कौन नीचे ये नहीं पता अपने को, किसको पहले को उसको बाद में ये नहीं पता, लेकिन एक बात पता है कि ई अटेंड 2% बिफोर द वन हु है इलेक्ट्रो म्यूजिक, ई कब अटेंड करता है 2% पहले, किससे, इलेक्ट्रो म्यूजिक से, ई अटेंड करता है 2% पहले इलेक्ट्रो म्यूजिक से, ये अपने पास ई है, ठीक है। फिर कहा गया द वन हु लाइक पॉप म्यूजिक अटेंड मीटिंग इमीडिएटली आफ्टर ई, पॉप म्यूजिक जो अटेंड करता है वो इमीडिएटली आफ्टर है किसके, ई के, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास बीच में पॉप, ई और इलेक्ट्रो के बीच में आ जाएगा पॉप, इमीडिएटली आफ्टर ई और ईदर ऑन ट्यूसडे और थर्सडे, या तो ट्यूसडे पे या थर्सडे पे, ये कह रहे हैं द वन हु लाइक पॉप म्यूजिक अटेंड इमीडिएटली आफ्टर, ई के इमीडिएटली आफ्टर तो अटेंड करता है, लेकिन या तो वो ट्यूसडे को अटेंड करेगा या फिर फ्राइडे को अटेंड करेगा पॉप, पॉप एक बार तो आ जाएगा ट्यूसडे पे, एक बार पॉप को अलग अलग रख सकते हैं अपने फ्राइडे पे, एंड पॉप के जस्ट ऊपर आ जाएगा अपने पास ई, एंड उसके नीचे आ जाएगा अपने पास इलेक्ट्रो, ठीक है ना, यहाँ आ जाएगा अपने पास इलेक्ट्रो और उसके ऊपर आ जाएगा अपने पास ई, और इलेक्ट्रो से 2 के गैप पे आ जाएगा अपने पास एफ, यहाँ 2 के गैप पे आ जाएगा अपने पास एफ, ठीक है। फिर हमें कहा गया नंबर ऑफ पर्सन अटेंड द मीटिंग बिफोर द वन हु लाइक पॉप म्यूजिक इज 1 लेस देन नंबर ऑफ पर्सन अटेंड आफ्टर सी हु लाइक जैज म्यूजिक, यानी कि पॉप से पहले जितने लोगों ने म्यूजिक पसंद किया वो एक कम है जितने कि सी के बाद में किया, पॉप से पहले फर्स्ट कंडीशन देखो एक ने किया, ठीक है, यानी सी के बाद में 2% होंगे, और सी को क्या पसंद है, जैज। सेकंड कंडीशन देखो पॉप से पहले कितनों ने म्यूजिक पसंद किया, 4, ठीक है, जो कि एक लेस, यानी कि सी के बाद कितने आने चाहिए, 5 आने चाहिए अपने पास, सी के बाद 5 आएंगे, और सी को क्या पसंद है, जैज, ठीक है, सी को जैज पसंद है। फिर कहा गया मोर देन 2% अटेंड मीटिंग बिटवीन बी एंड टेको म्यूजिक, 2 से ज्यादा पर्सन होने चाहिए बी और टेको म्यूजिक के बीच में, मोर देन 2% होनी चाहिए अपने पास बी और टेक्नो टेक्नो म्यूजिक के बीच में, 2 से ज्यादा होनी चाहिए, विच इज नीदर लाइक बाई ई और एफ, टेक्नो जो है ना तो ई ने लाइक किया ना ही एफ, टेक्नो इन दोनों में से कोई नहीं होगा, तो दोनों में से कोई नहीं होगा तो टेक्नो एक तो यहाँ बन सकता है अपने पास, ठीक है, ई और एफ नहीं होगा तो यहाँ देगा टेक्नो, 2 से ज्यादा यानी कम से कम 3% तो होनी चाहिए, अगर मैं फर्स्ट कंडीशन में 3% रखता हूँ, छोड़ता हूँ 3 का गैप, 1 2 3, मेरे पास एक ही जगह बचते हैं जहाँ पे ऑलरेडी ई बैठा है, इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन गलत हो जाती है। सेकंड में देखते हैं तो 3% छोड़ के 3 जगह छोड़ के आए थे अपने पास बी, ठीक है। फिर कहा गया ए डज नॉट लाइक पॉप म्यूजिक, ठीक है, ए पॉप म्यूजिक पसंद नहीं करता, तो ए आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा अपने पास डी, एंड ई डज नॉट लाइक क्लासिकल म्यूजिक, ई को क्लासिकल म्यूजिक पसंद नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास क्लासिकल, जो एक बच जाएगा वो म्यूजिक यहाँ आ जाएगा, ये पजल अपने यहाँ सोल्व हो जाएगी, सिंपल सी पजल थी, ऐसी पजल कभी कभार आपके पास 2 क्वेश्चन में आ जाती है मेंस के अंदर, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, एंड अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चाहते हो कि मेंस की सीरीज रेगुलरली चले तो कमेंट सेक्शन में मेंस लिख कर देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।